नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने हम इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे आज के हमारे इस सेशन के लिए। तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, सकल राष्ट्रीय आय GNI में GDP से क्या जोड़ा जाता है। बात क्या कर रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें GDP में आखिर ऐसा क्या जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है, मूल्यह्रास जोड़ दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है, या फिर सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। किसमें? तो सकल राष्ट्रीय टोटल जो नेशनल इनकम होती है उसमें। तो बेटा GNI जो बात करते हैं तो इसमें आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसमें और विदेशों को दी गई आय घटाई भी जाती है। ये भी याद रखना है कि अगर विदेशों को जो यहाँ से विदेशी काम कर रहे हैं उनको आय को घटाई भी जाती है, या एक अंतरराष्ट्रीय आय प्रवाह को दर्शाता है। ठीक, तो इसलिए इसे याद आपको रखना है। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक, तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। जो मौद्रिक नीति होती है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक, इसमें 3 RBI से गवर्नर सहित होते हैं, 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसे याद रखना है। यही जो नीतिगत ब्याज दर वगैरह होती है ना, जिससे रेपो रेट वगैरह, वो सब तय करती है। ठीक, और ये व्यवस्था कब से लागू है? ये व्यवस्था आपकी 2016 से लागू है। क्लियर बेटा? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, रेपो रेट का अर्थ क्या है? RBI द्वारा जमा पर दिया जाने वाला ब्याज, RBI द्वारा बैंकों को दिया गया दीर्घकालिक ऋण, बैंकों द्वारा RBI का अल्पकालीन उधार, या फिर सहकारी बांड की दर। ठीक, अब देखिए इसमें इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, और बात किसकी कर रहा है? रेपो रेट की भी कर रहा है। रेपो रेट आखिर होता क्या है? तो सिंपल सा अगर हम बात करते हैं तो ये बैंकों द्वारा जो RBI को अल्पकालीन उधार दर होती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। ठीक, अर्थात रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। मतलब कभी पैसा अगर बैंक वगैरह को कम पड़ जाए तो वो ऋण पहले से तय होता है कि भैया जो है इस ऋण पे आप अल्पकाल के लिए पैसा ले सकते हैं। ठीक, या मुद्रास्फीति एवं तरलता के नियंत्रण में के तौर पे इसे अपनाया जाता है। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व घाटा किसके बीच का अंतर है? कुल व्यय कुल आय का, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का, कुल व्यय पूंजी प्राप्तियों का, आय या फिर बचत का। आखिर राजस्व घाटा किसे कहा जाता है? अभी बजट आया, बजट पे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, तो आप लोगों को पता भी होगा अगर उस वीडियो को आपने देख रखा है। ठीक, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का टोटल घाटा होता है। ठीक, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए। ठीक, मतलब जो हम लोग इनकमिंग कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं वो कम हो, और जो दे रहे हैं वो ज्यादा हो जाए। ठीक, यही सही होगा ना? क्या कहते हैं आप? ठीक, राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यह संकेत देता है कि सरकार अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो भी क्या है उसके लिए उधार ले रही। जैसे कि अभी हमने देखा बजट में एक चीज का जिक्र किया गया कि 2030 और 31 तक, कब? 2030 और 31 तक क्या करेंगे, जो उधार है ना, उधार को 50% तक लाने का प्रयास करेंगे। मतलब अभी नहीं है, इसको 50% तक लाने का प्रयास करेंगे। अभी कितना है? अभी तो 55% के अप्रोक्स है। इस चीज को हम लोगों ने अपने वीडियो में जिक्र कर रखा था। ठीक, तो इस चीज को याद आपको रखना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, IIP का पूर्ण रूप क्या है? इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इनकम परसेंटेज, इंडेक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक, ये क्या करता है? ये औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन स्तर को मापता है। ठीक, इसमें क्या है, खनन है, विनिर्माण है, विद्युत क्षेत्र है, सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक, और ये आर्थिक गतिविधियों की दिशा बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन के रूप में हम अपनाते हैं। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर संग्रह को बढ़ाना,
बैंकों का निजीकरण, सब्सिडी को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, निर्यात को बढ़ाना। बात कर रहा है डीबीटी की, डायरेक्ट जो है क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। ठीक, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये आपका भैया सीधे लाभार्थी के खाते तक उसकी धनराशि को पहुंचाना, क्योंकि ये काफी बार चर्चा में आया है कि हम यहाँ से अगर 100 रुपए भेजते हैं तो व्यक्ति को 16 रुपए मिलते हैं, कोई कहता है 16 पैसे मिलते हैं, कोई कहता है 10 पैसे मिलते हैं। तो कुल मिला के इन सब चीजों से एक छुटकारा मिलेगा कि डायरेक्ट जो है, जो लाभार्थी है उसके खाते में ही पैसा पहुंचेगा। क्लियर। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सीआरआर का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, वित्त मंत्रालय करती है, आरबीआई करती है, या फिर सेबी करती है? किसका? सीआरआर। सीआरआर आखिर होता क्या है? ये होता है बेटा कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, ये क्या है? इस वो यह वह अनुपात होता है जिस पर बैंक क्या है, अपनी कुल जमा का एक भाग आरबीआई के पास नगद रूप में रखता है। ठीक, तो इसका सही आंसर तो बेटा पहले आरबीआई हो जाएगा। ठीक, आरबीआई के पास एक जो है नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। ठीक, और ये क्यों करता है? ये तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है। ऐसा ना हो कि बैंक पूरा पैसा उठा के क्या कर दे, लोन दे दे और बाद में कहे कि लो अब हमारे पास पैसा नहीं जब कस्टमर मांगे। ठीक, तो इसीलिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम कब लागू हुआ? 2000 में, 2003 में, 2005 में, या फिर 2008 में? तो इसे लागू किया गया था 2003 में। ठीक, आखिर एफआरबीएम जो अधिनियम है 2030 में 2003 में पारित हुआ। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना और जो घाटा होता है ना, घाटे को नियंत्रित करना। ठीक, ये इसलिए किया गया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन ठीक का अर्थ क्या है? उच्च वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च रोजगार, या फिर कम कीमत? ठीक, आर्थिक मंदी का अंत। तो इसमें क्या होगा बेटा? देखिए, ये स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति बेटा होती है जब आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाए। क्या कह रहा है? आर्थिक वृद्धि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कम कर दे रहे हैं, मतलब धीमी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? मुद्रास्फीति ज्यादा रहे। ठीक, तो बी आंसर आपका सही हो जाए। ठीक, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक, नीति निर्माताओं के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है कि बेटा देखिए, अब वृद्धि तो हम कुछ कर नहीं रहे, विकास तो हो नहीं रहा, आर्थिक वृद्धि हो नहीं रही और मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। जैसे इस समय देखिए, इनकम इनकम आपकी क्या है? 2000 रुपए अगर पहले से फिक्स है तो 2000 रुपए आज भी बनी हुई है। 10 साल से इनकम आपकी इतनी बनी, लेकिन कीमत देखिए तो कीमत जो चीज आपको 5 रुपए में मिल रही थी वो आज का कितने मिल रही है? 50 रुपए मिल रही है। मुद लेकिन आपकी आमदनी में वृद्धि नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुद्रास्फीति में वृद्धि है। ठीक, ये यही स्थिति हो जाती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में लगभग कितना योगदान होता है? ठीक, ये एक अप्रॉक्स योगदान है, 30%, 40%, 50%, 50 से 60%। तो इसे आपको याद रखना है कि जो सेवा क्षेत्र है ना बेटा, ये आपके इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। ठीक, जैसे कि आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इन सभी में सर्वाधिक योगदान है। ठीक, इसे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 1978 में, 1982 में, 1991 में, या फिर सन 2000 में? कब की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना बेटा है ये की गई थी 1982 में। ठीक, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए शीर्ष संस्थान है। ठीक, और ग्रामीण ऋण की जो व्यवस्था होती है ना, ये पूरी तरह से यही करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण देना, स्टार्टअप्स को कर छूट देना, सूक्ष्म लघु उद्यमों को ऋण देना, निर्यात में संवर्धन करना। ठीक, तो देखिए जो मुद्रा योजना है बेटा, मुद्रा योजना में मुख्यतः कवर किया जाता है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला है, रिजर्व रेपो रेट बढ़ाने का क्या प्रभाव होता है? ठीक, बैंक अधिक ऋण देंगे, तरलता बढ़ेगी, बैंक आरबीआई को अधिक धन जमा करेंगे, ब्याज दर घटेगी। क्वेश्चन देखिए सीधा सा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रिजर्व रेपो रेट ठीक बढ़ाने पर बैंक क्या करेंगे? ठीक, या फिर इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका सिंपल सा प्रभाव है कि रेपो रेट जो है अगर बढ़ जाएगी तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास पैसा जमा करना अधिक लाभकारी समझते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर देंगे तो रिस्क, लेकिन अगर हम आरबीआई को ही दे रहे हैं
जो आपकी सेंट्रल बैंक है, इस सेंट्रल बैंक पे थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। सेंट्रल बैंक पे तो सिंपल सा है। तो ये चीज आपको याद रखना कि यहाँ पे क्या है, बैंक आरबीआई के पास अधिक से अधिक धन जमा करने लगेगा। ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ठीक, इतने कर दिए गए, जीएसटी है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, आयकर है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर आप सभी को पता है बेटा, आयकर है। ठीक, आयकर ही है जो डायरेक्ट व्यक्ति ही पे करता है। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक, प्रश्न क्या कहता है, जीडीपी डिफ्लेटर किसे मापता है? केवल उपभोक्ता की कीमत को, केवल थोक कीमतों को, अर्थव्यवस्था की समग्र मूल्य को, मजदूरी दर को? आखिर किसको नापता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर? ठीक, तो ये देखिए, अर्थव्यवस्था की जो सभी वस्तुएं और सेवाएं हैं ना, उनके समग्र मूल्य को नापता है। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट, मतलब कुल तरह का जितना भी मूल्य है उन सभी को नापता है। ठीक, और ये क्या है, ये वास्तविक जीडीपी निकालने में सहायता करता है। क्लियर। तो ठीक है, ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। हम देख ले रहे हैं आपको जिसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके वर्षों में होती है? ठीक, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे आसान है। ठीक, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? कितने वर्षों में होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, तब तक हम देख ले रहे हैं अपने कल के क्वेश्चन पे, जो हम लोगों ने लास्ट में अपना क्वेश्चन दिया था आपके लिए। क्वेश्चन था, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को किससे प्रेरित है और कहाँ से लिया गया? तो बेटा ये देखिए, एकल व्यवस्था जो है, ना अमेरिका से लिया गया, ना कनाडा से लिया गया है, ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये लिया कहाँ से गया है? तो ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन ही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, जो आज का सेशन था, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खास हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ और रोचक तथ्यों के साथ में। तब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।